आमतौर पर क्या होता है कि जब तक खुद अपने ऊपर मुसीबत नहीं आती है, जब तक खुद के साथ कोई चीज ना बीते, तब तक उसको समझ नहीं आता है कि उस सिचुएशन में एक्चुअल में क्या फीलिंग होती है। सेम चीज इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अलग अलग कंट्रीज के साथ भी होती है। जब तक सामने वाला देश खुद कोई चीज फेस ना करे, तब तक उसको समझ नहीं आता है कि दूसरों के फटे में टांग नहीं अड़ानी होती है और अपने काम से मतलब रखना होता है। ये चीज भारत काफी लंबे समय तक ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझाता था, लेकिन ये लोग समझते नहीं थे। मगर अब सीन ये हो गया है कि जिन खालिस्तानी एलिमेंट्स और खालिस्तानी सपोर्टर्स को ये भारत के खिलाफ जाकर प्रोटेक्ट करते थे, सुरक्षा प्रोवाइड करते थे, आज वही इनके खिलाफ हो गए हैं। क्या है ये पूरा मामला, हम इसको तो डिस्कस करेंगे ही, इसके साथ ही बात करेंगे कि भारत के एम्बेसडर आखिरकार चाइना में किन कारणों से चाइनीज सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर काफी वायरल हो रहे हैं। इंडियन डिफेंस सेक्रेटरी की स्टेटमेंट्स के बाद अमेरिका से क्या बयान आ रहे हैं, और पेट्रोल के बाद अब भारत की सरकार डीजल को लेकर क्या फैसला करने जा रही है। काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही हैं जो आपको दूसरे चैनल्स के ऊपर देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत में पेट्रोल के बाद डीजल में भी बायोफ्यूल ब्लेंडिंग को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के बाद अब सरकार की नजर डीजल के ऊपर पड़ गई है। मसला ये है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग केवल पेट्रोल में पॉसिबल है, डीजल में इथेनॉल को मिक्स करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए भारत में पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिक्स किया जा रहा था, जबकि डीजल अभी तक 100% प्योर है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हमें ये कहना होगा कि अभी तक प्योर था लगाना पड़ेगा, क्योंकि न्यूज आ रही है कि सरकार ने अब डीजल में भी 10% की बायोफ्यूल ब्लेंडिंग का फैसला किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। देश के रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी वी उमाशंकर सर ने बताया है कि पेट्रोल के बाद अब सरकार का फोकस डीजल के ऊपर है एंड एक नया बायोडीजल प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है, जिसके तहत डीजल में भी 10% आइसोब्यूटानॉल ब्लेंड किया जाएगा। जैसे पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स किया जाता है, वैसे डीजल के अंदर आइसोब्यूटानॉल ब्लेंड किया जाता है। इन्होंने बताया कि भारत पेट्रोलियम इसके ऊपर रिसर्च कर रही है और रिजल्ट काफी एनकरेजिंग है, यानी कि काफी अच्छे हैं, और हो सकता है कि डीजल में ब्लेंडिंग मैंडेट्स इस साल के एंड तक अनाउंस कर दिए जाएं। यानी पेट्रोल के बाद अब सरकार डीजल के ऊपर आ गई है। भारत में डीजल की कंजप्शन पेट्रोल के मुकाबले 2-3 गुना ज्यादा होती है, इसलिए सरकार द्वारा डीजल को ब्लेंडिंग प्रोग्राम में जल्दी से जल्दी शामिल करने के ऊपर जोर दिया जा रहा है। आइसोब्यूटानॉल बनता है शुगर या स्टार्च रिच क्रॉप से, जैसे कि मक्का, गन्ना और गेहूं, जो भारत में सरप्लस में पाई जाती हैं, और सरकार का कहना है कि डीजल में आइसोब्यूटानॉल ब्लेंड करने से इन फसलों के किसानों को भी इससे ह्यूज बेनिफिट होगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और चाइना के बारे में। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है। 驻华大使馆，我是魏家蒙，现任印度大使。我想给所有的中国朋友们、所有的中国观众 ये हैं भारत के चाइना में न्यूली अपॉइंटेड इंडियन एम्बेसडर विक्रम दोरैस्वामी सर, जो चाइना में मैंडरिन भाषा में बात कर रहे हैं, और वो भी इतना फ्लुएंटली कि ये कोई आम चाइनीज हो। ये वीडियो शूट किया गया है चाइना की राजधानी बीजिंग में, जो भारत की एम्बेसी की बिल्डिंग है उसके प्रेमिसेस के अंदर। विक्रम दोरैस्वामी सर ने इस वीडियो में चाइनीज लोगों को अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया है और उन्हें बताया है कि इंडियन एम्बेसी में कौन कौन सी सर्विसेज वहां पर प्रोवाइड की जाती हैं, वहां पर क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, और इसके साथ ही इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में भी बात की है और बताया कि कैसे रविंद्रनाथ टैगोर चाइना आए थे और दुनिया की 2 सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस को अपने लिए आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित किया था। इसके साथ इन्होंने चाइनीज ऑडियंस को बताया कि कैसे भारत और चाइना के कल्चर में कितनी सारी सिमिलैरिटीज हैं, समानताएं हैं। ये वीडियो 2 मिनट 50 सेकंड्स का है, यानी कि ऑलमोस्ट 3 मिनट का है, और ये समय चाइना के ट्विटर से लेकर चाइना के फेसबुक के ऊपर वहां पर काफी वायरल हो रहा है। हो सकता है कि ये वीडियो क्योंकि मैंडरिन में बनाया गया है, इसलिए चाइनीज ऑडियंस इसके साथ काफी कनेक्ट कर पा रही है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत में राइस प्रोडक्शन को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज आ रही है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा राइस प्रोडक्शन करने वाले देशों की लिस्ट में भारत ने इस साल भी फर्स्ट पोजीशन हासिल कर दी है। न्यूज आ रही है कि इससे पहले भारत 2nd पोजीशन के ऊपर था और चाइना में दुनिया में सबसे ज्यादा राइस प्रोडक्शन होती थी, लेकिन पिछले साल 2025-26 में भारत ने 150 मिलियन टन प्रोडक्शन की है, जबकि चाइना ने केवल 145 मिलियन टन। इस साल भारत का एस्टिमेट है कि हम 154 मिलियन टन की राइस प्रोडक्शन करेंगे। भारत के अंदर टॉप 5 राइस प्रोडक्शन वाली स्टेट्स की बात करें तो जहां पर सबसे ज्यादा राइस की प्रोडक्शन होती है वो है तेलंगाना, दूसरे के ऊपर वेस्ट बंगाल, 3rd के ऊपर उत्तर प्रदेश, 4थे पर पंजाब और 5वें के ऊपर तमिलनाडु है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ब्रिटेन के बारे में, क्योंकि ब्रिटेन में एक छोटी सी घटना ने वहां पर काफी बड़ा रूप ले लिया है।
जिसकी वजह से कट्टरपंथी खालिस्तानी सपोर्टर्स जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां पर प्रोटेक्शन दिया करती थी, आज यही लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ लड़ाई कर रहे हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पूरा केस क्या है। अब ये केस है 18 साल के एक ब्रिटिश स्टूडेंट हेनरी नोवाक का, जिसकी हत्या की 23 साल के सिख आरोपी विक्रम दिगवा ने। आज से ठीक 5-6 महीने पहले 3 दिसंबर 2025 की रात को हेनरी नोवाक अपनी फुटबॉल की टीम के साथ नाइट आउट के बाद साउथहैम्पटन के ब्लैंटम रोड के ऊपर घर जा रहा था और इसी दौरान उसका सामना 23 साल के विक्रम दिगवा के साथ होता है। दोनों रास्ते में एक दूसरे के साथ टकराते हैं और इनके बीच मामूली सी बहस शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में मामला इतना बढ़ जाता है कि विक्रम दिगवा अपनी किरपान निकालता है और उससे हेनरी के ऊपर 5 बार हमला करता है, 2 पैरों के नीचे और एक डायरेक्ट दिल के ऊपर जाकर लगता है। विक्रम दिगवा के हमले के बाद हेनरी ने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ दूर जाकर वो जमीन के ऊपर गिर गया था। ऐसे में ये देखकर किरपान से हमला करने वाले विक्रम दिगवा ने खुद ही इमरजेंसी नंबर 999 के ऊपर कॉल की और पुलिस को बुलाया। और जब वहां पर पुलिस आई तो उनको बताया कि वो एक रेसिस्ट अटैक का शिकार हुआ है, यानी कि हेनरी ने उसके ऊपर हमला किया और उसके साथ रेसिज्म किया। और जब पुलिस मौके के ऊपर पहुंची तो उन्होंने हमला करने वाले विक्रम की बात के ऊपर विश्वास कर लिया और नीचे पड़े जख्मी और खून से लथपथ हेनरी नोवाक को ही हथकड़ी लगाकर अरेस्ट कर लिया। विटनेसेस के मुताबिक हेनरी लगातार पुलिस को कहता रहा कि उसको चोट लगी है और वो सांस नहीं ले पा रहा है, लेकिन पुलिस ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और कुछ ही मिनटों के बाद हेनरी बेहोश हो गया, जिसके बाद पुलिस द्वारा उसकी हथकड़ी खोली गई और CPR दिया गया, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी और हेनरी की जान चले गई। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और CCTV कैमरा की फुटेज निकालने के बाद पता चला कि विक्रम दिगवा ने मामूली सी बहस के ऊपर किरपान निकालकर हमला कर दिया था। इसने एम्बुलेंस की बजाय पहले पुलिस को कॉल कर ली, जबकि एम्बुलेंस समय के ऊपर आने से हेनरी की जान बचाई जा सकती थी। एविडेंस मिलने के बाद विक्रम दिगवा को हिरासत में लेकर केस फाइल किया गया और अब विक्रम दिगवा के ऊपर मर्डर और पब्लिक प्लेस में ब्लेडेड वेपन रखने के आरोप लगाए गए हैं। साथ में विक्रम दिगवा की 53 साल की मां किरण कौर के ऊपर भी अपने बेटे की मदद करने के आरोप हैं, क्योंकि माताजी ने क्राइम सीन से वो किरपान, जिसको मर्डर वेपन बोला जा रहा है, इसको छुपाने की कोशिश की। अब आज ये केस इतना डिस्कस इसलिए हो रहा है क्योंकि साउथहैम्पटन क्राउन कोर्ट ने इसका ट्रायल कंप्लीट कर लिया है। जूरी ने विक्रम दिगवा को मर्डर का दोषी करार दे दिया है और इसकी मां किरण कौर को भी आरोपी की मदद करने का दोषी माना गया है। और कल यानी कि 1 जून 2026 को इस केस में विक्रम दिगवा और 27 जुलाई को इसकी मां को सजा सुनाई जाएगी। अब देखा जाए तो ये एक आइसोलेटेड केस मानना चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं दुनिया के हर एक कोने में होती हैं, लेकिन मसला है यहाँ पर किरपान का, जिसकी वजह से ब्रिटेन में अब ये डिमांड स्टार्ट हो गई है कि किरपान को बैन किया जाना चाहिए। सिख फेडरेशन यूके और कई सारी ब्रिटिश सिख ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा है कि इस घटना के कारण पूरी सिख कम्युनिटी को बिना वजह हेट, रेसिज्म और अब्यूज का सामना करना पड़ रहा है। किरपान के ऊपर बैन लगाने की मांग ये पूरी तरह से गलत है और इसको लेकर सिख ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि हमले में विक्रम दिगवा ने जिस ब्लेड का इस्तेमाल किया था वो तो अमृतधारी सिखों द्वारा पहने जाने वाली किरपान जैसा था भी नहीं, बल्कि वो काफी बड़ा 21 सेंटीमीटर का एक ब्लेड था। कहने का मतलब है कि ब्रिटेन के सिख ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि विक्रम दिगवा ने जो वेपन इस्तेमाल किया वो किरपान की कैटेगरी में नहीं आता है, वो उससे काफी बड़ा था, इसलिए किरपान को बैन नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा कोर्ट में प्रोसिक्यूशन ने यह भी बताया कि विक्रम के घर में सर्च करने पर उसके पास से कई तरह के रिलीजियस हथियारों का जखीरा मौजूद था और उसको वेपन्स कलेक्ट करने का काफी शौक था। अब ब्रिटेन में लॉ के तहत ब्रिटेन में धार्मिक कारणों से किरपान रखने की इजाजत दी गई है, लेकिन अगर उस किरपान का इस्तेमाल किसी और के ऊपर हमला करने के लिए किया जाता है तो वो रिलीजियस सिंबल नहीं बल्कि एक ऑफेंसिव वेपन माना जाता है। और यहीं से मांग उठ रही है ब्रिटेन के अंदर किरपान को बैन करने की। राइट विंग पार्टीज और पॉलिटिशियंस, कई सारे एक्टिविस्ट इस मसले के बाद अब यूके में किरपान के ऊपर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं, जबकि सिख संगठनों का कहना है कि अगर किरपान के ऊपर बैन लगाया गया तो वो चुप नहीं बैठेंगे और इसका विरोध करने के लिए सड़कों के ऊपर उतर आएंगे। यानी जिस तरह से भारत की एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट किए जाते थे, ठीक उस तरह से सिख ऑर्गेनाइजेशंस ने धमकी दी है कि सेम वैसी प्रोटेस्ट वो ब्रिटेन की सड़कों के ऊपर उतरकर करेंगे, क्योंकि उनकी धार्मिक आस्था और रिलीजियस सेंटिमेंट्स का मामला है। अब इसमें कौन गलत है कौन नहीं, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद ब्रिटेन में इमिग्रेंट्स का विरोध करने वाले लोग और राइट विंग के लोग ये सब एक साथ आ गए हैं और मांग कर रहे हैं कि किरपान के ऊपर बैन लगना ही चाहिए और सभी सिख क्रिमिनल्स को डिपोर्ट करके वापस से भारत भेज देना चाहिए। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट आगे क्या स्टेप उठाती है, क्या किरपान को बैन किया जाता है या फिर नहीं, और 1 जून यानी कि कल इस केस के फैसले में कोर्ट क्या बोलती है। क्या सरकार को किरपान के ऊपर एक्शन लेने के लिए कहा जाता है या फिर नहीं। अब देखा जाए तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर एक लेफ्ट विंग की पार्टी के लीडर है, यानी कि एक लेफ्ट विंग प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए इनकी पार्टी लिबरल विचारों की पार्टी है।
नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और वियतनाम को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज आ रही है कि भारत के डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सर ने सिंगापुर के शांग्रीला डायलॉग में एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए कहा है कि भारत ने वियतनाम के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील साइन कर ली है और साथ में इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस डील फाइनल स्टेजेस में है और कभी भी साइन हो सकती है। राजेश कुमार सिंह सर ने यह स्टेटमेंट सिंगापुर के शांग्रीला डायलॉग में दी है, जो कि एक डिफेंस फोरम है जहां पर दुनिया भर के डिफेंस मिनिस्टर्स, डिफेंस एक्सपर्ट्स, डिफेंस और सिक्योरिटी से रिलेटेड थिंक टैंक्स, इन सबको बुलाया जाता है और यहाँ पर डिस्कशंस और डिबेट्स की जाती हैं। इसलिए राजेश कुमार सर की ये स्टेटमेंट काफी वायरल हो रही है और पूरी दुनिया में इसके बारे में डिस्कशन की जा रही है कि कैसे भारत ने वियतनाम के साथ सीक्रेटली ब्रह्मोस मिसाइल की डील को भी साइन कर लिया है और अब इंडियन डिफेंस सेक्रेटरी ने सिंगापुर के शांग्रीला डायलॉग में ही इसकी अनाउंसमेंट भी कर दी। अब इसका मतलब है कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के 2 कस्टमर्स हो गए हैं, फिलीपींस और वियतनाम, और तीसरा कस्टमर इंडोनेशिया भी जल्द ऐड हो जाएगा। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि चाइना और वियतनाम इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स देते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मोस मिसाइल आखिरकार चाइना के काउंटर में ही परचेज की जा रही है। चाइना और वियतनाम की स्टेटमेंट्स को भी हम कवर करेंगे, इसलिए अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें।